तो चलिए आज देखेंगे हम रेस्पिरेशन, वो भी किसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन हमने इसमें क्या देख लिया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो एरोबिक और एनारोबिक ये दो टाइप के हमने रेस्पिरेशन देखे थे। तो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है ना, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। उस दौरान पे वो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह के यीस्ट में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यीस्ट के जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और उसमें क्या बनता है, उसमें इथेनॉल बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी और बन जाती है। ठीक है, चलिए, और 2 ATP एनर्जी बनती है, यानी कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 2 ATP एनर्जी बनती है और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 38 ATP एनर्जी बनती है। तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स ओके। देखिए रेस्पिरेशन क्या होता है तो समझिए। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे कि प्लांट्स जो हैं वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि प्लांट जो हैं वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। ठीक है ना, यही बोलोगे आप। ठीक है, अगर आप ये आंसर देते हैं तो मतलब अगर 10th क्लास में आकर के आप ये वाला आंसर देते हैं तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वापस पलट के एक क्वेश्चन और पूछना है। क्या पूछना है कि सर आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो गैस लेने और देने की बात कही है वो कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हो तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बिल्कुल यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, कौन, प्लांट्स। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अब ये होता क्यों है, कैसे होता है, वो अपन डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए तो चलिए, तो ये है फोटोसिंथेसिस, ये है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस डे टाइम, फोटोसिंथेसिस नाइट। ठीक है, रेस्पिरेशन डे और ये नाइट। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस नाइट में तो होता ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है, समझिए बात को। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में क्या होता है, देखिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और क्लोरोफिल, ठीक है, क्या बनाते हैं भाई, ग्लूकोज बना लेते हैं, C6H12O6। ठीक है, चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से। यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, और सनलाइट से यहाँ पर वाटर जो है वो क्या हो जाता है, सनलाइट की वजह से क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, जिससे ये किस में टूट जाता है, एक तो ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसको इस तरीके से, तो ये ऑक्सीजन हो गई। और बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ पर यूज़ हो गया भाई, हाइड्रोजन इस जगह पर यूज़ हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और क्या होता है, सनलाइट जब लीफ पर पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है जो कि एनर्जी का काम करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो सनलाइट लिखी है एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाली जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो एनर्जी है किस में काम आती है, इन दोनों को रिएक्शन करवाने में, इन दोनों की रिएक्शन करवाने में ये एनर्जी काम आती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो सनलाइट या एनर्जी का यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है ना, हीट का यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है, क्योंकि इसमें हीट का यूज़ होता है या तो एनर्जी का यूज़ होता है इन दोनों को रिएक्शन करवाने में। और क्या क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या होता है, नाइट में क्या होता है, नाइट में ये लोग, अब आप कहोगे कि नाइट में तो सूरज होता ही नहीं है, तो क्या नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी वाली, स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हाइड्रोजन गैस कौन सी, स्टोर्ड, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अब सनलाइट नहीं होगी लेकिन एनर्जी जरूर होगी, लेकिन कौन सी, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है ना। चलिए, यानी कि दिन में ही ये लोग क्या कर लेते हैं, जो प्लांट है वो क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर कर लेता है रात के लिए, रात को ग्लूकोज बनाने के लिए। हाइड्रोजन को भी क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और एनर्जी को भी, यानी क्लोरोफिल से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और स्टोर्ड एनर्जी का स्टोर्ड हाइड्रोजन को रिएक्शन करवा करके क्या बना लेते हैं, C6H12O6, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं। अब रात में ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या ऑक्सीजन गैस निकलेगी, क्या ऑक्सीजन गैस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बताइए। बिल्कुल सही, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कब निकलती है, जब सनलाइट आती है, वाटर टूट जाता है, वाटर टूट के ऑक्सीजन बन जाता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन यहाँ पर यूज़ हो जाती है, ठीक है। बट दिन में ही हाइड्रोजन गैस को इतना ज़्यादा बना लिया जाता है कि रात के लिए स्टोर हो जाता है। और ऑक्सीजन तो फिर अब दिन में, रात में वाटर टूट नहीं रहा है, ठीक है ना, तो जितना ऑक्सीजन निकालना था वो दिन में ही निकाल दिया जाता है, रात में कोई ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ठीक है। बट ग्लूकोज तो रात में भी बनता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, ठीक है। आगे देखिए, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में देखिए देखिए समझिए बात को। अब क्या किया, दिन में भी ग्लूकोज बन रहा है, रात में भी ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज है क्या, एक तरीके से खाना है, किसका खाना है, पेड़ का, प्लांट का, है ना। तो ग्लूकोज बन रहा है, अब ग्लूकोज कौन बना रहा है, लीफ बना रही है, पत्तियां बना रही है। तो जो पत्तियां ने ग्लूकोज बनाया है इसको क्या करेंगे, पूरे प्लांट में भेजेंगे, ठीक है ना, स्टेम में भी भेजा जाएगा और रूट में भी भेजा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से तो ग्लूकोज भेजने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब ग्लूकोज भेजने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो एनर्जी आती है ग्लूकोज को तोड़ करके। अब आप कहोगे भैया ग्लूकोज को ही अगर तोड़ दोगे तो फिर भेजोगे क्या, तो बात देखिए, अगर मान लीजिए कि 10 अगर ग्लूकोज बन रहे हैं तो उसमें से एक को तोड़ करके एनर्जी बना ली जाती है, बाकी 9 को कहाँ, स्टेम में और रूट में भेज दिया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो होता क्या है, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये टूटेगा कैसे भाई, ये टूटता है ऑक्सीजन से। बात समझ में आई, ये टूटेगा ऑक्सीजन से और क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। चलिए, और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो दिन में ये क्या करेगा, इस तरीके से दिन में ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन में इसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है, और जब ये रिएक्शन करते हैं और एनर्जी बनती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर अगर यही ऑक्सीजन ले लेंगे तो हमारे को मतलब हमें कैसे मिलेगी, और अगर ये भी ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं तो फिर एटमॉस्फेयर में कैसे रहेगी, एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, होता क्या है, आपने अगर नोटिस किया है तो देखिए,
मैंने यहाँ पर ये छोटा सा पतला सा क्या बनाया है, एरो बनाया है। यहाँ पर देखिए मैंने मोटे मोटे बनाए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ली जाती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ली जाती है। बट रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन ली जाती है वो बहुत ही कम ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी जाती है वो बहुत ही कम अमाउंट में छोड़ी जाती है, ठीक है। तो इससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे को कमी नहीं होगी, ठीक है ना। ये बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन को लेते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेस्पिरेशन। कौन सा वाला, डे टाइम में, ठीक है ना। डे टाइम में क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोड़ा जा रहा है। और रेस्पिरेशन भी हो रहा है डे टाइम में ही, ठीक है ना। इसी दौरान मतलब ग्लूकोज भी बन रहा है, और उसी दौरान ग्लूकोज को तोड़ा भी जा रहा है, बनाते भी जा रहे हैं और भेजते भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज को दिन में तोड़ा भी जाएगा, और तोड़ने के लिए थोड़ी सी अमाउंट में ऑक्सीजन ली जाएगी, ले करके एनर्जी बन जाएगी। तो बचा हुआ जो हमारा ग्लूकोज है उसको स्टेम में और रूट में भेज दिया जाएगा। और लेकिन इस प्रोसेस में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको फिर बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन प्लांट में और हमारे में बिल्कुल एक जैसा होता है। हम भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब आती है बात नाइट की। अब नाइट में भी भाई रेस्पिरेशन तो होगा ही सही, ठीक है। तो देखिए नाइट में भी क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, यानी कि C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन क्या होगी, एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, और इसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन। तो कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। ये ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, और क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए रेस्पिरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ना तो दिन में और रात वाले में, दोनों ही कंडीशन वाले में क्या नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, ठीक है ना। बट फोटोसिंथेसिस में तो थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है इसमें, इन तीनों को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और ग्लूकोज बनाया जाता है। बट यहाँ पर क्या नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ली जाती है और ऑक्सीजन को नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है ना, नाइट के टाइम पर, ठीक है। चलिए, बट यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप देखिए यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं छोड़ी जा रही है, ठीक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन ली जा रही है। एटमॉस्फेयर में इसके आसपास जो भी एयर होगी उसमें से ऑक्सीजन ये ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात में क्या होता है, रात में पेड़ के आसपास क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन की बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि रात के टाइम पर पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि रात में वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है और बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, बल्कि इसका उल्टा होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस कौन सा होता है, रेस्पिरेशन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब देखिए एक और बात बता दूं मैं आपको कि प्लांट में हमारे जैसे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है, लंग्स होता है। बट प्लांट में क्या नहीं होते, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। तो फिर ये जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये किसके थ्रू करते हैं। तो देखिए इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स को हम क्या बोलते हैं, पोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पोर्स हैं ये लीफ में भी होते हैं, इनका जो तना यानी कि स्टेम होता है उसमें भी होते हैं, और जो रूट्स होते हैं उसमें भी होता है, ठीक है ना। तो जो लीफ में जो पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टोमेटा।
क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और जो स्टेम होता है, इसमें जो पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लेंटिसेल्स, ठीक है। और इसमें जो पोर्स होते ही हैं, ठीक है ना। हमारे ये जो रूट्स होती हैं, इनके जो बारीक बारीक से हेयर होते हैं, जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं, उनमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और जो ये क्या होता है, पूरा ज़मीन के अंदर वाला पार्ट होता है, इसमें सोइल होती है, बट ये सोइल कैसी होती है, पोरस होती है ना, थोड़ी सी लूज़ रहती है। इनके आसपास में क्या रहते हैं, जगह रहती है। उस जगह में क्या होता है, एयर एयर होती है, एयर घूमती रहती है इसके अंदर, है ना। तो वो उस एयर से ही ये लोग क्या कर लेते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। जो रूट्स है, वो रूट हेयर जो हैं, जो नई नई रूट हेयर होती हैं, वो क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो लीफ कैसे किसके थ्रू करती है, स्टोमेटा के थ्रू। ये करते हैं किसके थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू, और ये करते हैं रूट हेयर के थ्रू। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते हैं, देखिए अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्री जो है वो यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है ना। डिपेंड करता है कि ये प्लांट किस एरिया में है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये प्लांट है जो कहाँ पर है, एक टेरेस्ट्रियल एरिया में है, अच्छे खासी ज़मीन पर है, ठीक है। तो लीफ ही क्या कर लेगी, इतनी ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर लेगी। बट मान लीजिए कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट वाले प्लांट में लीफ नहीं होती है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर स्टेम्स ही क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं, फिर वो भी जो लीफ उसमें होती हैं, लीफ होती हैं, है ना, स्टेम होती है और रूट्स होती है, ठीक है। तो वो भी इनका यूज़ करके क्या करते हैं, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि प्लांट किस एरिया में है, वहाँ पर उस हिसाब से वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और यूज़ करते हैं क्या, स्टोमेटा या तो फिर लेंटिसेट या फिर रूट हेयर्स, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि टेरेस्ट्रियल एरिया में है, किसी ज़मीन पर है एरिया, किसी ज़मीन पर कोई प्लांट है, ट्री है, ठीक है। अब वहाँ पर एक्सचेंज जो होगा ज़्यादा किससे होगा, लीफ से होगा। तो अब लीफ ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन ले ली, मान के लीजिए मतलब ऑक्सीजन ले ली। अब ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, पूरे एरिया में भेजेगा, ठीक है ना। तो भेजने के लिए यहाँ पर कोई एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता। तो इसको भेजने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। आपने ये पढ़ा ही होगा, ठीक है ना, 9th क्लास में डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों बताया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस पे बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए डिफ्यूज़न के थ्रू इसमें गैसेस का एक्सचेंज उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है, पूरे पार्ट्स में भेज दिया जाता है, किसके थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। बात कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि अगर वाटर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है ना, तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे कि रूट्स हैं, रूट क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी और पूरे पेड़ में भेजेगी, पूरे पेड़ में एकदम लीफ में और स्टेम में भेज देगी। तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, ऑस्मोसिस लगेगा, ठीक है। चलिए, और अगर वाटर के अलावा कुछ भी भेजना है आपको, ठीक है ना, जैसे कि गैसेस भेजनी है, तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस लगेगा। बात समझ में आ गई। और यह सिर्फ इसमें नहीं होता, हमारी बॉडी में भी होता है। हमारी बॉडी में भी गैस जब हम इनहेल करते हैं तो वो गैस ब्लड में जा कर के फैल जाती है, ठीक है ना। तो वो किसके थ्रू फैलती है, किसके थ्रू स्प्रेड हो जाती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड हो जाती है, ठीक है ना। और अगर वाटर हो रहा है तो वाटर किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगी। अगर वाटर हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है ना, या ट्रांसफ़र हो रहा है तो किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन हो रहा है, गैसेस हो रही है तो किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। हमने तो देख लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, किसके थ्रू होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको अब देख लेते हैं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए तो देखते हैं हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ये डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम है। तो इसमें अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में आपके, ह्यूमन बींग्स में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें लिखनी है, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। इसमें ये जो पार्ट्स लिखे हुए हैं जितने भी हैं, ठीक है ना, इनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और इनका फंक्शन लिखना है कि ये पार्ट्स हो गई है, ठीक है ना। और इनको एक्सप्लेन करना है, इनका क्या काम है, इनका फंक्शंस लिखना है, ठीक है ना। ये कहाँ पर होते हैं ये लिखना होता है, और इनका फंक्शन क्या है ये लिखना होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, ठीक है ना। यानी कि एक तो ये हो गया, इनके पार्ट्स के बारे में जान लिया हमने। फिर ऑक्सीजन जो आती है वो कहाँ से कैसे कहाँ जाती है, वापस क्या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो पूरा मैकेनिज्म हमको लिखना होता है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पार्ट्स एंड फंक्शन। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल यानी कि नाक के जो हमारे जो छेद होते हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स में फिर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये वाला, ये क्या कहलाता है? नसल पैसेज कहलाता है। ये अंदर तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये नसल पैसेज है पूरा। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स कॉमन पाथ होता है किसके लिए? माउथ के लिए और नॉस्ट्रिल्स के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है? ये कॉमन पाथ है, यानी कि जो ऑक्सीजन है, गैस है, एयर है, वो भी यहीं से जाएगी, इस जगह से जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जो खाना है वो भी यहाँ से होकर के जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये क्या है? ईसोफेगस है। ये जो दिख रहा है ये पीछे की तरफ, ये क्या है? ईसोफेगस है। और ये क्या है? विंड पाइप है, ठीक है। चलिए, तो ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार हम खाना खाते हैं और अगर वो अटक जाता है तो वो खाना, या पानी पीते वक्त अटक जाता है तो वो कहाँ से जाता है? वापस नाक से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि नाक के लिए और माउथ के लिए ये जो है फेरिंग्स, ये क्या है? एक कॉमन पाथ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद जो एयर है वो क्या करती है? उसके बाद ये हमारा पार्ट आ जाता है ये वाला, ठीक है ना। तो इसके फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स आ जाता है। लैरिंग्स में ये जो एडम्स एप्पल है यही हमारा क्या कहलाता है? लैरिंग्स कहलाता है। इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। लड़कों में ये क्या होता है? बड़ा होता है, थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, इसीलिए ये बाहर गले के बाहर दिख जाता है, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों में ये छोटा होता है, छोटी साइज़ का होता है, इसलिए लड़कियों में ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए, और लड़कों में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, साउंड बॉक्स में क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं, इसीलिए लड़कों की आवाज़ कैसी होती है? थोड़ी भारी होती है, हॉर्श होती है, ठीक है। और लड़कियों की कहती है ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं लैरिंग्स में, वो कैसे होती हैं? पतली पतली सी होती है, इसीलिए उनकी आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। जब वो वाइब्रेट करती है तो क्या होती है? पतली आवाज़ निकलती है। इसके बाद लैरिंग्स के बाद आता है, देखिए ये वाला पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पाइप है ये क्या कहलाता है? ट्रेकिया कहलाता है। इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर सी शेप की ऐसी, ठीक है ना, आधी कटी हुई सी शेप की क्या होती है? हड्डियाँ होती है ना, सॉफ्ट हड्डियाँ। उन सॉफ्ट हड्डियों को, सॉफ्ट बोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज क्या, देखिए अगर मान लीजिए कि कार्टिलेज नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? जब हम, देखिए आपने कभी बिस्लेरी की बोतल में पानी पिया होगा, तो पानी खाली हो गया मान लीजिए बोतल, ठीक है। तो जब आप उसको सक करते हो तो आपने देखा होगा वो कैसे चिपक जाती है ना। तो उसी तरीके से, तो जब हम इसमें एयर, जब हम सांस लेते हैं तो ये वाली अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो ये पाइप जो है वो चिपक जाएगी एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये चिपक जाएगी, चिपकने के बाद हम मर जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि गैस नहीं निकल पाएगी, फिर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये इस विंड पाइप को क्या होने से बचाता है? कोलैप्स होने से बचाता है, चिपकने से बचाता है, ठीक है ना। इसको कभी भी चिपकने नहीं देता है, क्योंकि उसमें ऐसा इस तरीके से एक हड्डी बनी रहती है ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो कार्टिलेज का फंक्शन समझ में आ गया, क्या 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 करता है ये, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर नोस्ट्रिल्स में हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है? एयर को फिल्टर कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ से एयर जाती है, फिर ये जो है ये दो पार्ट में, हमारा जो विंड पाइप है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इन दो पार्ट्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाइल्स, ठीक है ना। देखिए अगर एक सिंगल पाइप को बोलेंगे तो ब्रोंकस बोल देंगे, और अगर प्लूरल यानी कि दोनों के साथ बोलेंगे तो ब्रोंकाई बोल देंगे, ठीक है। जब ये ब्रोंकाइज हैं, जब ये लंग्स में एंटर करते हैं तो क्या होता है? ये क्या करता है? ये आगे डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये आगे डिवाइड हो जाता है। तो जब ये आगे डिवाइड होते हैं, ये देखिए ये पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से ये आगे डिवाइड हो रहा है। तो ये जो डिवाइड हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? यानी कि ब्रोंकाई का जो और ज़्यादा डिवीजन हो जाता है उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इनके सभी के माउथ पर, मुंह पर, ठीक है ना, एंड पर क्या बना होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो जो गैस आने और जाने पर इस तरीके से ये फूलता है और बंद होता है, इस तरीके से फूलता है बलून के जैसे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोली, ठीक है। अब देखिए लंग्स जो है ना वो क्या होते हैं, बहुत ही पतली लेयर का बना होता है। ये जो लेयर है ना ये पूरी, ये बहुत एकदम कपड़े के जैसे, कपड़े से भी बहुत पतला लेयर होती है, ठीक है ना। तो इसको इसमें मतलब खुद में इतनी जान नहीं है कि ये इतने भारी स्ट्रक्चर को संभाल सके, ठीक है ना। तो इसको सपोर्ट देने के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए नीचे एक मसल लगी होती है, बहुत मोटी सी मसल होती है ये, ठीक है ना। इस मसल्स को हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। इसी डायफ्राम में से होकर के एकदम इसमें से छेद करके ये हमारा इसोफेगस आगे निकल जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया क्या, पार्ट्स एंड फंक्शन कि किसका क्या काम है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज़्म देखते हैं, मैकेनिज़्म में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा डायफ्राम है, ये जब भी हमको सांस लेनी होती है ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है ना। ये जो ये मुड़ रहा है ना ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ये जो नीचे ऊंचा वाला पार्ट है ये नीचे हो जाता है और ये स्ट्रेट हो जाता है। एकदम स्ट्रेट होने से क्या होता है, ये क्योंकि हमें पता है कि ये एकदम बहुत पतला है, एकदम कपड़े के जैसा है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही नीचे जाएगा तो ये वाला पार्ट भी नीचे चला जाएगा। जैसे ही ये पार्ट नीचे जाएंगे दोनों की दोनों, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ते ही इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। प्रेशर कम होते ही यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने से सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन क्रिएट होने से यहाँ पर एक लो प्रेशर, यहाँ पर भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर, इस जगह भी लो प्रेशर, यहाँ पर भी लो प्रेशर। तो जैसे ही लो प्रेशर होता है एयर अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है ना। देखिए, ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि जब हम उस बॉटल को सक करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाती है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आस पिचक जाती है। क्योंकि उसके बाहर की तरफ तो क्या होता है, एयर होती है बोतल में, तो बोतल के आसपास बाहर की तरफ एयर होती है, बट उसको हम अंदर की एयर को हमने क्या कर लिया, सक कर लिया। तो अब अंदर तो कोई एयर नहीं है, लेकिन बाहर तो है, तो बाहर वाली एयर जो है वो बोतल को पिचका देती है, ठीक है ना। इसी तरीके से तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी सक्शन क्रिएट होता है एक, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। सक्शन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एयर अंदर चली जाती है, ठीक है। जैसे ही अंदर गई यहाँ से फिर यहाँ जाएगी, यानी कि नॉस्ट्रिल में जाएगी, नॉस्ट्रिल से पहले फिर नसल पैसेज में जाएगी, नसल पैसेज में से होकर के जब जाती है तो एयर और जो नॉस्ट्रिल के हेयर्स होते हैं, हेयर्स और म्यूकस वो क्या कर लेते हैं, एयर को फिल्टर कर देते हैं, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको रोक लेते हैं, ठीक है ना, उसको चिपका लेते हैं अपने पास, और प्योर जो एयर है वो अंदर चली जाती है। तो फिर अंदर जाती है ना, कहाँ से, फेरिंग से, फिर लेरिंग से होकर के कहाँ, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाइज में, ठीक है ना। चलिए फिर ब्रोंकियल्स के बाद एल्वियोलिस में, ठीक है। चलिए अब एल्वियोलिस के पास जाकर के क्या होता है, एल्वियोलिस जो है वो किससे कनेक्टेड होती हैं, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती हैं। इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल हैं। अब ये जो इसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड से कहाँ चला जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा, है ना। मान लीजिए बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर ये हाथ है ना, तो इस तरीके से तो ये हाथ का ये जो सेल है इसके पास चला गया, तो इस जगह पर ये सेल है, ठीक है ना। तो सेल को क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी। ऑक्सीजन लेकर के उसने क्या किया, ग्लूकोज से रिएक्शन करवाया, ग्लूकोज से रिएक्शन करके एनर्जी बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस कौन सक कर लेगा, ब्लड सक कर लेता है, ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में घुल करके वापस कहाँ चला जाता है, वो एल्वियोली के पास चला जाता है। एल्वियोली वापस क्या कर लेगी, इतनी देर में वापस ऑक्सीजन ले आएगी, ठीक है ना। तो वापस ऑक्सीजन तो ब्लड को दे देगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके इसको वापस यहाँ से ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई से ट्रेकिया से फेरिंक्स से फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। यही आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप में नॉस्ट्रिल्स के करके पूरा एयर आपका ये पूरा मैकेनिज्म आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो इस जगह पर अपना क्या हो गया, पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि रेस्पिरेशन अपन ने प्लांट में भी पढ़ लिया और ह्यूमंस में भी पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा अपन ने रेस्पिरेशन के टाइप्स भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट।